अब मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास 2 स्टेप होते हैं। देखो, पहला स्टेप होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दूसरा स्टेप होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन तब होता है जब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। यानी अगर सनलाइट नहीं होगी तो LTR नहीं होगा, और अगर LDR नहीं होगा तो फिर LIR नहीं होगा। तो हैंस हम ओवरऑल कहते हैं कि अगर लाइट नहीं होगी तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब आपको याद रखना है, हम इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ LDR को डिस्कस करने वाले हैं। ये कहाँ पर होता है? इट अकर्स इन थैलाकॉइड, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और इट अकर्स इन 2 स्टेजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। व्हाट डज मीन बाय दिस साइक्लिक वर्ड हियर? देखो, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का मतलब है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप अपनी केमिस्ट्री पढ़ के आए हो और अपनी AS से फिजिक्स पढ़ के आए हो, तो आपको इतना तो मालूम होगा कि द वर्ड साइक्लिक मीन्स समथिंग विच इज़ मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है, यानी कि हाँ, इन अ सर्कुलर मोशन। और नॉन साइक्लिक मीन्स मूविंग स्ट्रेट, मूविंग लीनियरली, ठीक है। हम इसको एग्जैक्टली लीनियर नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि साइक्लिक के लाइक इन अ साइकिल मूव नहीं करती। फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये हम आगे देखेंगे बाय द वे कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का मतलब क्या है, ठीक है। पर ये याद रखना है कि ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बता रहा है कि वो साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक। फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोस्फोरिलेशन मीन समथिंग लाइक फॉस्फेट ग्रुप एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, लाइक, ठीक है। और फोटो का मतलब है सनलाइट, ऑब्वियसली लाइट, लाइक फोटोसिंथेसिस, फोटो लाइट, सिंथेसिस process. So the process under sunlight is called photosynthesis. अब ये वो स्ट्रक्चर है थैलाकॉइड का जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से बताया था, और इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। नाउ, हमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। लाइट यहाँ पर पड़ रही है इनसाइड द थैलाकॉइड स्पेस, ठीक है, विच इज़ आई हैव हाईलाइटेड इन ब्लू कलर, ठीक है। ये ब्लू कलर से हाईलाइट जो मैंने बहुत सारा किया है इनसाइड ऑफ द रीजन ऑफ थैलाकॉइड, दैट इज़ कॉल्ड द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन स्पेस कह लो या सिंपल आप स्पेस कह लो, ठीक है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। तो लाइट पड़ रही है टू द वाटर मॉलिक्यूल पर लाइट पड़ रही है, और वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू 2 हाइड्रोजन आइंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ, अब ये खैर बैलेंस तो करना आपका काम है, लेकिन अगर आप नॉर्मल वैसे भी लिख दोगे, लाइक अगर आपको लग रहा है कि 1 हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके से करके लिख दो, लाइक इट्स ऑल अपॉन यू। दिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स sunlight, lysis means breakdown. So breakdown under sunlight is called photolysis, or specifically here water is breaking down, ठीक है। यानी कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो फिर वाटर ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो सनलाइट मिल रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट वाटर ब्रेकडाउन हो रहा है। अब मैंने आपको 3 लाइट्स दिखाई, डजंट मीन वी आर हैविंग 3 सन, नहीं, एक ही सन है, पर वो 3 जगहों पर हिट कर रहे हैं अपनी लाइट, और उसकी वजह से बेसिकली लीफ पर लाइट हिट कर रहे हैं, तो इनसाइड ऑब्वियसली एब्जॉर्ब हो रही है। किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है? बाय द फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1, ऑलराइट। तो अब लाइट पड़ रही है टूवर्ड्स द फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 2 के पास मैंने आपको बताया था कि देयर इज एन एंजाइम दैट इज़ कॉल्ड द ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। वेल, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। अब देखो, बात समझना कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोटो सिस्टम 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, और फिर वहाँ से थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटो सिस्टम 1 के पास जा रहे हैं, ठीक है। एक बात याद रख देना, अगर इलेक्ट्रॉन, ये बात दिमाग में बिठा लो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स, अब भले आपका ये फोटोसिंथेसिस हो या पुराना वाला चैप्टर हो रेस्पिरेशन का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है। दिमाग में रख लो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आइंस पंप इन होंगे, हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन चेंज होगी, और उसकी वजह से हाइड्रोजन आइन ज़्यादा ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, यानी डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एक्टिव कर देता है, पावर कर देता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। अब फिर बता रहा हूँ, गौर से सुन लो, इसको लिख लो कहीं कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन जो आइंस जो हैं, हाइड्रोजन आइंस वो ऊपर से नीचे पंप होंगे। व्हाट आई मीन टू से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यप, ठीक है। और ये बात याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्टिव तब होगी जब आपके पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी थ्रू इट, ठीक है।
तो ये बात दिमाग में बिठा लो। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे आपको दोनों गिवन है। फोटो सिस्टम 2 के बाद आपको एंजाइम गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं, फोटो सिस्टम 2, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फिर फोटो सिस्टम 1 पे जा रहे हैं। अभी यहाँ तक याद रखो, ठीक। तो क्या हो रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन आइंस जो है वो अब नीचे जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि इनसाइड जा रहे हैं, इनसाइड द थैलाकॉइड स्पेस फ्रॉम यू कैन से स्ट्रोमा, ठीक है। डोंट यूज द वर्ड साइटोप्लाज्म। मार्क्स की में कहीं ना कहीं देख रहे हो तो एक्सेप्टेबल होगा, पर आई स्पेसिफिकली से यूज द वर्ड स्ट्रोमा, जहाँ से हाइड्रोजन आइंस कहाँ आ रहे हैं, इनसाइड दी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इनसाइड दी थैलाकॉइड स्पेस बढ़ गई है और आउटसाइड ऑफ थैलाकॉइड स्पेस नहीं है। तो फिर होगा क्या कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस है वो एक एंजाइम के थ्रू, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयंस बाहर जाएंगे, ठीक है। दैट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज ATP सिंथेज, ठीक है। आप इसको एंजाइम भी कह लो। ATP सिंथेज क्या करता है, ADP को ATP में कन्वर्ट करता है बाय एडिंग द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ATP बन रहा है। जितने जितने हाइड्रोजन्स नीचे जाएंगे, हाइड्रोजन आइंस बेसिकली नीचे जाएंगे, यानी कि आउट ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जाएंगे, उतने ज़्यादा हमारे पास ATP बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, और वो ये है कि फोटो सिस्टम पर हमारे पास जब भी रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके देता है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट भी होती है। व्हाट आई मीन इज से कि अगर रिएक्शन सेंटर पर लाइट पड़ गई और उसने लाइट एनर्जी गेन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके दे दिया, तो उसे एक इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए भी होता है ताकि फिर वो स्टेबल भी रह सके और फिर फर्दर प्रोसेस अकर भी हो। यानी ये नहीं कि एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया, फिर इलेक्ट्रॉन और एक्साइट कर रहा है, फिर और एक्साइट कर रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। इट इज़ क्वाइट टू बी ऑनेस्ट वेरी अनस्टेबल। तो उसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी देने के लिए और ताकि वो प्रोसेस कंटिन्यू रखे, उसे कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए भी होता है। नाउ सी ऑन द एंजाइम, द ऑरेंज कलर्ड एंजाइम से पहले देखो, दैट इज़ फोटो सिस्टम 1। लाइट एनर्जी फोटो सिस्टम 1 पे पड़ रही है और उसकी वजह से प्राइमरी पिगमेंट्स हमारे पास डायरेक्ट रिएक्शन सेंटर को एक्टिवेट कर रहे हैं, और रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट होकर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है और वो कहाँ पर जा रहा है, टुवर्ड्स द एंजाइम विच इज़ मेकिंग द रिड्यूस्ड NADP। ओके, ये तो काम हो गया। अब होगा क्या हमारे पास कि फोटो सिस्टम 1 ने एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया, तो इसे तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो वो इलेक्ट्रॉन इसे कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 पर लाइट पड़ रही है तो उसका रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट होकर अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के गो थ्रू कर रहा है। यानी कि आप स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा गया, वैसे क्वेश्चन आता तो नहीं है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0% चांस है कि नहीं है। वो हो सकता है आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो जहाँ जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के को एक्टिवेट करता है, उसको एम्पावर करता है, और उसके बाद हाइड्रोजन आइंस इनसाइड द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पंप हो रहे होते हैं। तो आपको बताना है कि दैट इज़ इलेक्ट्रॉन विच इज़ एक्साइटेड फ्रॉम फोटो सिस्टम 2, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के गो थ्रू करके फिर इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 गेन कर रहा है, ठीक है। समझ आ रही है बात कि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 जा रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के गो थ्रू कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो आयंस की कंसंट्रेशन डाउन होगी, यानी कि हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयंस इनसाइड द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पंप होंगे, ठीक है। यानी कि एम्पावर कर दिया बेसिकली। लेकिन फोटो सिस्टम 2 ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया था, तो उसने फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लिया। अब फोटो सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा, बिकॉज वो उस पर भी तो लाइट पड़ी जा रही है, तो रिएक्शन सेंटर तो भाई जब लाइट पड़ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो यहाँ पर आपने नीचे देखा होगा कि फोटोलाइसिस होना क्यों ज़रूरी है। फोटोलाइसिस होने से ज़रूरी है ताकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट फोटो सिस्टम 2 गेन कर पाए। और फोटो सिस्टम 2 जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नाउ यू कैन सी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ठीक है। यानी वो इलेक्ट्रॉन्स अगर दे रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर रहा है। फोटो सिस्टम 1 अगर इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, एक्साइट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से गेन भी कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लॉजिक है, थोड़ा सा बिल्कुल हट कर, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इट इज़ नॉट चैलेंजिंग एट ऑल, लाइक ईजी है अगर आप समझने को समझो, ठीक है। कि फोटो सिस्टम 1 जो है वो उस पर लाइट पड़ रही है, रिएक्शन सेंटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट कर रहा है। अब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन उसको भी तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों चाहिए, ताकि वो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रखे, लाइक अब दोबारा जब लाइट पड़ेगी मेरे ऊपर तो मैं दोबारा इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, लेकिन मेरे पास और इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी मुझे
अब मैं अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे दूँगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट भी है। तो यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 जब इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, जो एक्साइट कर रहे हैं, तो फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन्स वापस किससे ले रहा है? फोटो सिस्टम 2 से। और फोटो सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? क्योंकि वो भी तो दे रहा है, तो वो कहाँ से लेगा? फ्रॉम वाटर, फ्रॉम फोटोलाइसिस स्पेसिफिकली, ठीक है। सो ये है सारा एंटायर प्रोसीजर जो कि हमारे पास LDR हो रहा होता है। दैट इज कॉल्ड द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसमें कंटिन्यूसली लाइट डिपेंडेंट है। यानी कि फोटो सिस्टम 1 हो, फोटो सिस्टम 2 हो या फिर फोटोलाइसिस हो, तीनों में लाइट की रिक्वायरमेंट है। अगर लाइट नहीं होगी तो इनमें से कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे याद रखते हैं कि दिस इज कॉल्ड द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सीधी सीधी चेन में यानी लीनियरली स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन यानी एक तरीके से ये साइक्लिक मूवमेंट नहीं है, स्ट्रेट मूव कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अच्छा, अब हमारे पास जब लाइट पड़ रही होती है फोटो सिस्टम 1 पर, तो रिएक्शन सेंटर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है और ये कहाँ मूव करता है? इंस्टेड ऑफ मूविंग इन द फ्रंट डायरेक्शन, यानी वो एंजाइम द NADP रिडक्टेस एंजाइम के पास जाने के बजाय वो पीछे मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। एंड दैट इज़ द पॉसिबिलिटी, यानी दैट इज़ बेसिकली द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यू से। तो वो पीछे मूव करना शुरू कर देता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन पीछे मूव करना शुरू करता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू गो थ्रू करता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एम्पावर होती है और वो हाइड्रोजन आयंस को पंप करती है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हो रही है, बट यू कैन सी कि आधा, यानी कि आधा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहाँ पर मूव करने के बाद वो वापस आ रहा है। वाई? बिकॉज इट इज़ द इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट हैविंग सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस द इंटायर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड दिस इज़ जस्ट द ओनली रीज़न कि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, जिसकी वजह से वो आधी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन घूमकर वापस आ जाता है। लेकिन भले उसने आधी चेन, लाइक आधी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही क्यों ना घूमी हो, उसने कुछ तो किया है, लाइक थोड़ी मूवमेंट तो की है। तो उस मूवमेंट ने, मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हल्की सी भी मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की तो ये जो चेन होती है एम्पावर होती है, और उसकी वजह से भले थोड़े बहुत ही, लेकिन ये हाइड्रोजन आयंस को पंप कर देती है, ठीक है। यानी कि ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है जिसमें ये इन द साइकिल मूव कर रहे हैं, यानी कि वो पहले वापस वहाँ पे गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर वापस आ गया टुवर्ड्स द फोटो सिस्टम 1, ठीक है। यानी उसी ने वापस गेन कर लिया, फिर वापस रिलीज़ किया, इस तरह से प्रोसेस हुआ, वापस गेन कर लिया। सो दैट्स हैपनिंग एट ऑल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हाउएवर हैज़ बीन एम्पावर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली अब भले आधी चेन ही घूमा वो इलेक्ट्रॉन, उससे एम्पावर तो किया ना। वो बात अलग है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो पूरा क्रॉस कर देता, लेकिन आधा घूम के वापस आ गया, उसने इस चीज़ को एम्पावर कर लिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने हाइड्रोजन आयंस को पंप इन किया और फिर किस तरीके से ATP सिंथेस के थ्रू हाइड्रोजन आयंस पंप आउट हो गए बाय द थैलाकॉइड, ठीक है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से आउट चले गए, यानी डिफ्यूजेस आउट हो गए, और उसके बाद क्या हमारे पास ATP बना है। सो दिस प्रोड्यूसेस द एक्स्ट्रा ATP। यू नीड टू मेंशन इन योर पेपर फॉर, इन योर थ्योरी पेपर, दिस प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा ATP। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा ATP बन रहा है जो कि आगे काम आएगा इन द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन LIR में। लेकिन यहाँ पर बात समझना ज़रूरी है कि लाइट इन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट हो रहे हैं इन द फोटो सिस्टम 1, क्योंकि वहाँ पे लाइट पड़ रही है, और उसके बाद वो क्योंकि उसके बाद इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, तो वो आधा जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन घूम कर वापस आ जाता है इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। और उसके बाद आकर वापस गेन कर लेता है कौन? रिएक्शन सेंटर ऑफ द फोटो सिस्टम 1। ये एम्पावर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, और फिर वो हाइड्रोजन आयंस को पंप इन कर देते हैं, और उसके बाद क्योंकि हायर कंसंट्रेशन इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन स्पेस और लोअर कंसंट्रेशन इनसाइड आउटसाइड ऑफ द थैलाकॉइड, यानी कि यू कैन से इन द स्टोमा, तो उससे क्या होता है कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चला जाता है हमारे पास हाइड्रोजन डिफ्यूज़ होकर, और क्योंकि वो ATP सिंथेस के जाता है, जब हम, अच्छा ये भी बात याद रखना ज़रूरी है, जब ATP सिंथेस के थ्रू हाइड्रोजन आयंस पंप आउट होंगे, ठीक है, तो डिफ्यूज़र्स आउट होंगे, तो हमारे पास ATP बनेगा, ठीक है। तो ATP के यहाँ पर बेसिकली ATP बन रहा है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा ATP प्रोडक्शन, ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि एक लीव के लिए सच और क्या ही हो सकता है कि उसके पास ATP बन रहा है, ठीक है। ओके, सो नाउ इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपेयर और कंट्रास्ट बिटवीन द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो आप उसका आंसर कैसे लिखोगे? येलो से जो मैंने हाईलाइट किया है ये है सिमिलैरिटीज़, और ग्रीन से जो हाईलाइट किया है ये है डिफरेंसेस।
साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों प्रोड्यूस करता है एटीपी। वी हैव सीन के हाउ साइक्लिक आधा जो घूम के इलेक्ट्रॉन्स है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एटीपी प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक। दोनों जो है वो थैलाकॉइड में होते हैं, द रीजन इज़ द सेम, ठीक है। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों में फोटोफॉस्फोरिलेशन 1 एक्टिवेट होते हैं, लेकिन नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटो सिस्टम 1 के अलावा फोटो सिस्टम 2 भी एक्टिवेट होता है, वाइल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन फोटो सिस्टम 2 इज़ नॉट एक्टिवेटेड, ठीक है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ फोटो सिस्टम 2, ठीक। इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देयर इज़ अ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होता है, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस NADP। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADP प्रोड्यूस नहीं होता, और ना ही फोटो सिस्टम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, और ना ही इसमें फोटो सिस्टम 2 की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही एक्टिवेट होता है, ठीक है। सो जस्ट राइट इट डाउन, दिस इज ऑल ऑफ द समरी ऑफ योर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। If you really enjoy the video, do subscribe the channel.